हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यूनिट 2 के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं वो करवाऊंगी। और आपको ध्यान होगा इससे पिछली वीडियो में मैंने इसी यूनिट के जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं वो कवर कर दिए थे, और उससे पहले मैंने आपको इसी यूनिट के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस 1 to 5 करवाए थे। इसलिए मैं आज क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट कर रही हूँ। और अगर आपने वो वीडियोस देखी हैं और ये वीडियो भी आप देखते हैं तो आपका जो 12 मार्क्स का पेपर है वो तैयार हो जाएगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो पोर्शन है उसमें से 12 मार्क्स आपके रेडी हो जाएंगे। और उन दोनों वीडियोस का भी मैं जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। मीन्स मांग के नियम के अपवाद की व्याख्या करें। तो मांग के नियम के अपवाद का मतलब क्या है? ऐसी स्थितियाँ होती हैं जहाँ पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। तो मीन्स ऐसी वस्तुएं भी होती हैं जिनकी कीमत अधिक होने पर भी उनकी मांग बढ़ जाती है और कीमत कम होने पर भी उनकी मांग कम हो जाती है। और इसे हम स्पेसिफिकली क्या बोलते हैं? गिफिन विरोधाभास, क्योंकि ये सर रॉबर्ट गिफिन का दिया हुआ कॉन्सेप्ट है। तो आइए फर्स्ट सिचुएशन देखते हैं जहाँ पर ये नियम लागू नहीं होता है। तो पहला जो है वो है गिफिन पदार्थ। तो गिफिन पदार्थ मतलब गिफिन गुड्स। तो इनका क्या है? कीमत प्रभाव धनात्मक होता है। हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में भी किया था। और आय प्रभाव इनका होता है ऋणात्मक, मतलब कीमत बढ़ने पर भी इनकी मांग बढ़ सकती है किंतु आय बढ़ने पर इनकी मांग कम होती है। तो इसको हम बोलेंगे ऋणात्मक आय प्रभाव और धनात्मक कीमत प्रभाव। इसके अलावा आपको जो ध्यान रखना है वो क्या है कि सभी गिफिन पदार्थ निम्न कोटि के पदार्थ होते हैं, लेकिन सभी निम्न कोटि के पदार्थ गिफिन पदार्थ नहीं होते हैं। क्योंकि जो निम्न कोटि के पदार्थ हैं और गिफिन पदार्थ दोनों का आय प्रभाव तो होता है ऋणात्मक, लेकिन गिफिन पदार्थों पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। लेकिन निम्न कोटि के पदार्थों का कीमत प्रभाव ऋणात्मक ही होता है, इसलिए उन पर मांग का नियम लागू हो जाता है। तो गिफिन गुड्स क्या हैं जिन पर मांग का नियम लागू नहीं होगा। फिर है प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं। तो मीन्स आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन। ये कंसेप्ट दिया था प्रोफेसर वेबलर ने। और ये कौन सी वस्तुएं होती हैं? जो स्टेटस सिंबल होती हैं, जैसे इम्पोर्टेड गुड्स हैं, ज्वेलरी, जो डायमंड ज्वेलरी होती है, जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल्स दिए हैं, कीमती कालीन है। तो एक्चुअल में ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये रिच क्लास कंज्यूम करती है, तो कीमत बढ़ने पर भी इनकी मांग बढ़ सकती है। तो इस तरह से मांग का नियम इन पर भी लागू नहीं होता है। फिर लास्ट जो पॉइंट है इसमें वो क्या रहेगा? अज्ञानता। मीन्स कई बार जो कंज्यूमर है वो अपनी अज्ञानता की वजह से, मतलब भ्रम या उसको इल्यूजन रहता है। क्या इल्यूजन रहता है? कि जो वस्तु की गुणवत्ता है उसका अंदाज़ा वो किससे लगाता है? वस्तु की कीमत के आधार पर मापता है। तो मतलब कीमत अधिक है तो उसको लगता है गुणवत्ता भी अधिक होगी, क्वालिटी वाइज वो प्रोडक्ट अच्छा होगा, तो इसलिए वो ज़्यादा कीमत पर वस्तु की मांग को ज़्यादा करता है। तो यहाँ भी मांग का नियम लागू नहीं होगा। तो मांग वक्र की यदि बात करें तो इस स्थिति में मांग वक्र कैसा होगा? अगर यहाँ पर हम प्राइस दिखा रहे हैं, यहाँ क्वांटिटी डिमांडेड दिखा रहे हैं, तो मांग वक्र होगा पॉजिटिवली स्लोप्ड। कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ सकती है और कीमत कम होने पर मांग कम हो सकती है। तो ये है मांग के नियम के अपवाद। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय कंसेप्ट ऑफ चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड की यहाँ बात हो रही है। तो मीन्स मांगी गई मात्रा में परिवर्तन और मांग में परिवर्तन से क्या तात्पर्य है? तो ये जो फर्स्ट है मांगी गई मात्रा में परिवर्तन, मीन्स इसको हम कह सकते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो ये जो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है ये किसकी वजह से होती है? ये होती है कीमत की वजह से। पहली चीज़ ये आपको याद रखनी है। और कीमत कम होने पर जो मांग में परिवर्तन आता है वो है मांग में विस्तार। उसको हम सिर्फ और सिर्फ मांग में विस्तार बोलते हैं। और यदि कीमत बढ़ने पर मांग गिरती है तो उसे कहते हैं मांग में संकुचन। और इस स्थिति में जो मांग वक्र है वो एक ही रहेगा, हम उसके एक बिंदु से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव करेंगे। तो मीन्स ये पूरा क्या है आपका? मांग में विस्तार और मांग में संकुचन। तो मीन्स कीमत अन्य बातें समान रहने पर जब वस्तु की कीमत में कमी होती है तो मांग अधिक हो जाए तो वो क्या है? मांग में विस्तार है। और यदि कीमत में वृद्धि होती है तो मांग कम हो रही है तो उसको हम कह रहे हैं मांग में संकुचन। और इसी तरह दूसरा जो पोर्शन है मांग में परिवर्तन, उसके पीछे क्या है? उसके पीछे अन्य तत्वों का प्रभाव रहता है, अदर फैक्टर्स की वजह से ऐसा होता है। और जो मांग में परिवर्तन हो रहा है उसको हम बोलेंगे मांग में वृद्धि या मांग में कमी। और थर्ड थिंग आपको ये याद रखनी है कि इस स्थिति में मांग वक्र शिफ्ट होता है, वो डाउनवर्ड या अपवर्ड शिफ्ट होगा।
तो ये तीनों जो पॉइंट्स हैं ये मैंने आपको यहाँ जो बताए हैं, ये एक्चुअल में इन दोनों कंसेप्ट्स के आपस में डिफरेंसेस को भी क्लियर कर रहा है। क्योंकि पेपर में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि मांग में विस्तार और मांग में वृद्धि में क्या अंतर है। तो आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप चाहे कैसे भी क्वेश्चन आ जाए उसका आंसर अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो देखिए, मांग में विस्तार और संकुचन को मैं डायग्राम से दिखाती हूँ आपको। तो डायग्राम देखिए, ये इसका मांग की जो एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन उसको लेकर ये डायग्राम मैंने यहाँ बनाया है। तो डायग्राम में यहाँ पर हमने ले ली क्वांटिटी और यहाँ हमने ले लिया प्राइस, और ए बी मांग वक्र है। इस मांग वक्र में हम ए बिंदु से बी बिंदु की तरफ मूव कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं मांग पहले से बढ़ रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। तो इसी तरह यदि ये हमारा ए बिंदु बन जाए और ये बी बिंदु बन जाए, तो हम इधर से इधर यदि मूव करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। मतलब मांग पहले यदि मैं इसको ऐसे शो कर देती हूँ, टेबल से भी शो कर सकते हैं कि यदि हम ऐसा शो कर रहे हैं कि कीमत जो है, पहले कीमत थी 5, फिर हो गई 1, जैसा कि इस पॉइंट से शो किया हुआ है ये। और इस पर मांग कैसी थी, पहले 1 थी, वो फिर 5 हो गई। तो मीन्स ये तो क्या हो गया, ये हो गया एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। अगर मैं इसको इससे ऑपोजिट लिख दूँ, मीन्स कीमत तो मैं यहाँ शो कर दूँ 1 और यहाँ 5, तो कीमत पहले से बढ़ गई, और मांग में यहाँ शो कर दूँ 5 और यहाँ शो कर दूँ 1। तो जब हम इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, मतलब इस ए से बी की तरफ मूव कर जाएं, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। इसी तरह अगला है मांग में वृद्धि तथा मांग में कमी। तो जब वस्तु की कीमत तो ना बदले लेकिन अदर फैक्टर्स में परिवर्तन आ जाए, तो मांग जब बदलेगी तो उसको हम क्या कहेंगे, मांग में वृद्धि या मांग में कमी। तो मीन्स कीमत समान है लेकिन अन्य बातों में परिवर्तन होने से मांग कम होगी, तो उसको कहेंगे मांग में कमी। और मांग में वृद्धि क्या होगा, वो इससे ऑपोजिट हो जाएगा, वो भी देख लेते हैं। ये देखिए, तो यदि कीमत तो समान रहे लेकिन मांग कम हो गई पहले से अन्य फैक्टर्स की, अदर फैक्टर्स की वजह से, तो उसे कहेंगे मांग में कमी। इसको भी हमने यहाँ डायग्राम से शो किया है। जैसे हम एक सिंपल सी टेबल भी बना सकते हैं कि कीमत तो हमने शो कर दी 5 रुपीज़ पर यूनिट, 5 रुपीज़ पर यूनिट, और क्वांटिटी क्या है, यदि क्वांटिटी पहले 4 थी, अब ये 5 हो गई, तो ये क्या है, ये इंक्रीज इन डिमांड है। इसी तरह यदि कीमत तो रहे 5 और क्वांटिटी जो है वो हो जाए, पहले 5 थी फिर ये हो गई 4, तो इसको हम क्या कहेंगे, डिक्रीज इन डिमांड। तो इंक्रीज़ वाला जो केस है ये हमने शो किया इस डायग्राम से। डी हमारा बेसिक कर्व है, इनिशियल डिमांड कर्व है, और यदि ये स्थिति आती है तो मांग वक्र शिफ्ट हो जाएगा और ये इंक्रीज इन डिमांड को शो करेगा। और अगर ये स्थिति आती है, मतलब कीमत तो स्थिर है, यहाँ आप देख ही रहे हैं, और क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, पहले 5 थी फिर ये 4 यूनिट्स हो गई, तो इसको हमने शो किया है D2 वक्र से, डिक्रीज इन डिमांड की हेल्प से हमने इसको शो किया है। तो इस तरह से आप टेबल भी बना सकते हैं, डायग्राम भी बना सकते हैं, और उससे इस पूरे कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हम चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट एक्सपेक्टेड है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन है कि डिफाइन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मीन्स मांग की कीमत लोच से क्या तात्पर्य है। एक्सप्लेन द डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो मीन्स कीमत लोच की श्रेणियों की व्याख्या करो। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को देखते हैं कि मांग की कीमत लोच क्या करती है। कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन की वजह से जो मांग में प्रतिशत परिवर्तन आता है वो मांग की कीमत लोच दर्शाती है। तो मीन्स कीमत के बढ़ने से मांग में कितने प्रतिशत कमी होगी और कीमत स्तर कम होने पर मांग में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये हमें मांग की कीमत लोच से पता चलता है। और यदि हम इसकी श्रेणियों की बात करें, ये टोटल है 5, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है। सबसे पहले जो है वो है पूर्णतया लोचदार मांग। तो पूर्णतया लोचदार मांग का मतलब क्या है कि वस्तु की मांग पूर्णतया लोचदार होगी यदि प्रचलित कीमतों पर मांग बहुत अधिक परिवर्तित हो जाए। तो इस स्थिति में जो ईडी की वैल्यू आएगी वो आएगी इन्फिनिटी के बराबर। इसको हम छोटे से डायग्राम से कर लेते हैं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए पूरी तरह से। तो मीन्स ये इन्फिनिटी ईडी रहेगी, और जो मांग वक्र होगा वो कैसा होगा, वो होगा इस तरह का, पूर्णतया लोचदार वक्र हो गया। ये डी पूर्णतया लोचदार वक्र है क्योंकि इस स्थिति में जो कीमत है वो कितनी है, ये कीमत है ओडी,
और इस पर मांग क्या परिवर्तित ही होती जा रही है, तो इस वजह से हम इसको क्या बोलेंगे, पूर्णतया लोचदार मांग, ईडी इक्वल टू इन्फिनिटी। और पूर्णतया बेलोचदार इससे ऑपोजिट सिचुएशन हो जाएगी, ऑपोजिट इन द सेंस कि यहाँ पर वक्र होगा ओ वाई अक्ष के पैरेलल, तो मांग वक्र हमारा ये बन जाएगा ओ वाई अक्ष के पैरेलल, और ईडी यहाँ पर 0 के बराबर होगी, मतलब यहाँ मांग में कोई परिवर्तन नहीं होगा चाहे कीमत बदल जाए। फिर आ जाता है नेक्स्ट इकाई लोचदार मांग। तो इकाई लोचदार मांग का मतलब क्या है, जब परसेंटेज चेंज इन क्यू डी बराबर होता है परसेंटेज चेंज इन पी के, तो ई डी इक्वल टू 1 आएगी, जैसा मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है। डायग्राम से शो कर सकते हैं आप इसको, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी बनता है डायग्राम, या फिर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगा। जो ये यहाँ तो आपको पता ही है, ये ओ एक्स अक्ष है, ओ वाई अक्ष है, ये सब आप चीज़ें कर ही चुके हैं। यहाँ पी आता है, यहाँ क्यू डी आता है, तो यहाँ आप क्या करोगे, जो चेंज इन पी है चेंज इन क्यू के, ये दोनों, ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर दिखाओगे। मीन्स ये जो ये है ये चेंज इन पी है और ये चेंज इन क्यू है, तो जब दोनों का चेंज बराबर हो रहा है, कीमत में जितना परिवर्तन हो रहा है मांग में उतना ही प्रतिशत परिवर्तन होगा, तो उसे हम कहेंगे इकाई लोचदार मांग। और इकाई से अधिक का मतलब क्या होगा, इकाई से अधिक मतलब ईडी मोर देन 1 है, तो यहाँ परसेंटेज चेंज इन जो क्यू होगा वो कैसा होगा, मोर देन परसेंटेज चेंज इन पी। और मांग वक्र कैसा बनेगा, इस तरह का मांग वक्र बनेगा जो शो करेगा कि कीमत में जितना परिवर्तन आ रहा है मांग में उसकी तुलना में ज़्यादा परिवर्तन आएगा। और लास्ट रह गया हमारा इकाई से कम लोचदार मांग। तो इकाई से कम लोचदार मांग होने का मतलब क्या है, जो परसेंटेज चेंज इन क्यू है वो परसेंटेज चेंज इन प्राइस से कम होगा, तो कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में कम प्रतिशत परिवर्तन होगा। और डायग्राम कैसा बनेगा, डायग्राम इस तरह का बनेगा। यहाँ हम वही सब चीज़ें आप लिख सकते हैं, बार बार इसलिए नहीं लिख रही है, आपको पता ही है। तो इस स्थिति में क्या होगा, मांग में परिवर्तन होगा ज़्यादा लेकिन कीमत में परिवर्तन होगा कम। ये पोर्शन चेंज इन पी है और ये पोर्शन चेंज इन क्यू है, तो चेंज इन पी चेंज इन क्यू से ज़्यादा है, ये मांग वक्र है ही हमारा, तो इसे कहते हैं इकाई से कम लोचदार मांग। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। और इसके 2-3 क्वेश्चंस और हैं इसी यूनिट के लॉन्ग आंसर टाइप, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूँगी।